हम यहाँ आए थे। जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे, पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी देखो बेटा, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे प्रेम, इन सभी का मुझ पर बहुत प्रेम, यहाँ से आए थे, पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे, यही टाइम मना उस समय यही बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी, मतलब इन टीचरों का मुझ पर उपकार है। ऋण माना उपकार, ऋणों का अर्थ होता है उपकार, पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी, मतलब उस समय ये भी बताना चाहिए कि इस स्कूल के साथ आणि संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला, मेरा जो संपर्क आया, तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई, मना जिनके वजह से आया वो मेरी परमप्रिय माँ, मेरी आई आणि माझे मामा और मेरे मामा, यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। मतलब इस स्कूल के टीचरों के साथ और स्कूल के साथ मेरा जो संबंध आया, मेरे परम प्रिय म्हणजे परमेश्वर के समान मेरी माँ और मेरे मामा, यांचे ऋण, इनके उपकार भी मैं कैसे व्यक्त करूं, ऐसा क्वेश्चन मन में आया। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। माँ, ये देखो ना, ये शब्द जो है ये स्लोगन रूप से लिख सकते हो कि आई ये प्रत्येक म्हणजे हर एक बच्चों की पहली टीचर होती है। आपल्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, हमारे बारे में तो आई मतलब सिर्फ टीचर ही नहीं थी, तो मेरे लिए सब कुछ थी, सर्वस्व थी। अतः आई के लिए कुछ सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ और आप निबंध में यूज़ कर सकते हैं। एक कवि ने कहा है, आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, निळ्या आकाशा एवढा तिच्या प्रेमाचा पदर, आई कुणाचीही असो तिचा सन्मान करावा, तिच्या मुखातून पडलेला शब्द फुलासारखा झलावा। ये सेंटेंस जो है हम कविता में जब लिखते हैं तो थोड़ा हमारा इम्प्रेशन उसमें दिखाई देता है। और कुछ सेंटेंस स्लोगन रूप में बताता हूँ, जैसे इधर दिया है, आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। ऐसे कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, छोटे छोटे बनाकर आप लिख सकते हो। आई काय असते? आई लहान से गजबजलेले एक गाव असते। आई लंगड्याचा पाय असते। आई दुधाची साय असते। आई वासराची गाय असते। आई लंगड्याचा पाय असते। आई जन्माची शिदोरी। देखो बेटा, ऐसे अनेक शब्द आप आई के लिए निबंध में, जब ये स्वमत पूछा जाता है माँ के बारे में, तो हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें ऐसे स्वमत में आप इन सेंटेंस को वापर कर सकते हैं। मैंने बताया कि केवल सिर्फ मेरे लिए मेरी माँ टीचर नहीं थी, तो मेरे लिए सब कुछ थी, सर्वस्व। अगला पैराग्राफ में जाइए। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। हमारा प्रॉपर गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल आहे। हमारा प्रॉपर गाव दक्षिण गोवा का माशेल गाव है। तिथेच माझे बालपण तिथेच गेले, मेरा बचपना वहाँ पर गया। माझे मामाही याच गावातले, मेरे मामा भी यही गाव के। तिथल्या एका मैदानावर, वहाँ के एक मैदान पर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून, देखो माझे मामा भी यही गांव के थे, माशेल गांव के। हमारा गांव भी प्रॉपर वही गांव। तिथल्या एका मैदानावर, वहाँ के एक मैदान पर मैं खेलता था। त्या खेळल्याच्या मतलब वो खेलने की यादें, आणि पिंपल कट्ट्यावर बसून, पिंपल का पेड़ था, पेड़ के आजू बाजू में पार था, चौथारा था, उस पर बैठकर निवांतपणा अनुभवल्याचा पुसरसा
आठवणी माझ्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात. मतलब कि उस मैदान पर खेलना, पीपल के पेड़ के आजू बाजू में जो पार था उस पर बैठकर निवांत तो वहाँ के अनुभवे लाइट लाइट मुझे याद आ रही है. माझ्या मनात मेरे मन में अधूनमधून बीच बीच वाऱ्याच्या लहरीसारख्या हवे के झोके जैसा येत असतात आते हैं. माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी मेरे उम्र के 6 साल में माझे वडील वारले. मैं जब 6 साल का था तब मेरे पिताजी गुजर गए. मेरे उम्र के 6 साल में मेरे पिताजी गुजर गए. आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी, उदरनिर्वाह का मतलब होता है पेट भरने के लिए, आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले. हमारा माशेल गाव हमें छोड़ना पड़ा. मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो. मेरी माँ और मैं मुंबई में आकर पहुँचे. गिरगावातल्या खेतवाडीतील, गिरगाव के खेतवाड़ी गिरगाव का एरिया आता है. देशमुख गली में मालती निवासा, इन्वर्टेड कमा में मालती निवासा, ये निवास में घर में तीन मालती निवासातील म्हणजे मालती निवास में पहिल्या माळ्यावर, पहिले मंजिल पर छोट्याशा खोल्यांमध्ये, छोटे से रूम में आम्ही मायलेक, मम्मी और मैं राहत होतो. माँ और मैं रहते थे. आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावलेली. हमारी गरीबी की परिस्थिति थी. आर्थिक परिस्थिति, गरीबी की परिस्थिति पूर्णपणे बिलकुल खालावलेली, म्हणजे पुअर परिस्थिती, बिकट परिस्थिती. दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्प शिक्षित आई, गरीबी से स्ट्रगल करने वाली, संघर्ष करने वाली, सामना करने वाली, लड़ाई करने वाली माझी अल्प म्हणजे कमी, शिक्षित म्हणजे पढ़ाई, कम पढ़ाई की हुई मेरी माँ, आणि शिक्षणासाठी आसूस लेला मैं. मेरी आई बहुत कम पढ़ी थी और मैं एजुकेशन के लिए एक साइड था. बहुत आसूस लेला, एक साइड होना. पण कोणतीही फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊँ, कोई भी फी भरना शक्य नहीं था. इसलिए मैं स्कूल कैसे जाऊँ, ऐसा क्वेश्चन मन में आया. असा प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी, ऐसा प्रश्न लेकर वहाँ मैं रहता था. त्यामुळेच वातावरण हे असं होतं. वहाँ का वातावरण ऐसा था, वहाँ का वातावरण ऐसा था बच्चों. पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही. मेरे माँ ने हिम्मत नहीं छोड़ी, धैर्य नहीं छोड़ा. ती खचले नहीं, वो कमज़ोर नहीं हुई, धीर नहीं छोड़ा, खचली नाही, धीर नहीं छोड़ना. वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करू लागली. भांडी करना, झाडू मारना, अलग अलग काम करना, मेहनत का काम, कष्टाची मेहनत काम ती करत होती. अलग अलग काम करने लगे. आणि त्यातच माशेल होऊन मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले. माशेल से मेरे मामा भी मुंबई में मेरी मदद करने आए. त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला. उनके वजह से ही मुझे खेतवाड़ी में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मिल सका. मामा के पहचान के वजह से खेतवाड़ी में प्राइमरी स्कूल में शाळेत प्रवेश एडमिशन मिल सका मामा के वजह से. ही शाळा महापालिकेची होती. ये स्कूल महापालिके का था. माझ्याप्रमाणेच शाळेची ही परिस्थिती बेताचीच होती. जैसे मैं गरीब था वैसे मेरा स्कूल भी, महानगर पालिके का मेरा स्कूल भी, मेरी शाळा भी परिस्थिति बेताचीच होती. माझ्याप्रमाणे मेरे जैसे स्कूल की परिस्थिति भी गरीबी की थी, बेताचीच होती, गरीबीची होती. पण इथले शिक्षक मात्र मनाने श्रीमंत, लेकिन यहाँ के टीचर्स दिल के बहुत अमीर होते. पायात चप्पल ही घालायला नव्हती. पैर में चप्पल पहनने के लिए भी नहीं थी. पैर में चप्पल भी पहनने के लिए नहीं थी. अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली. ऐसे परिस्थिति में मेरा स्कूल शुरू हुआ. वयाच्या 12 वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं. उम्र के 12 साल तक मुझे बगैर चप्पल रहना पड़ा. अनवाणी, बगैर चप्पल, चप्पल के बगैर, चप्पल के बिना
रहना पड़ा, राहावं लागलं, रहना पड़ा. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर स्कूल का एजुकेशन पूरा करने के बाद जब हाईस्कूल में प्रवेश घेण्याची वेळ, ॲडमिशन लेने का समय आली, मतलब समय आया, त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट आहे. मतलब प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन ख़त्म हुआ और जब हाई स्कूल में एडमिशन लेने का टाइम आया तब और एक संकट सामने समोर खड़ा हुआ. त्यावेळची हायस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये, 21. देखो 21 रुपीज़. उस समय हाई स्कूल का एडमिशन फीस, प्रवेश फी, एडमिशन फीस 21 रुपये, 21 रुपीज़ होती थी. पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार? 21 रुपीज़ उस टाइम में बहुत पैसा. इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? त्या वेळची हाईस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती. उस समय का हाईस्कूल का एडमिशन फीस 21 रुपीज़ था. पण लेकिन आमच्याजवळ, हमारे पास एवढे इतने पैसे कुठून येणार? कहाँ से आएंगे इतना पैसा? 21 रुपीज़. क्वेश्चन आया मन में. प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार. ॲडमिशन फीस भरना शक्य नहीं था, इसीलिए माझे शिक्षण थांबणार, मेरा एजुकेशन ब्रेक होगा असे वाटू लागला, ऐसा मुझे लगने लगा. एडमिशन फीस नहीं भर पाएंगे इसलिए मेरा एजुकेशन रुक जाएगा ऐसा मुझे लगने लगा. पण लेकिन माझ्या आईने धीर सोडला नाही. लेकिन मेरे माँ ने हिम्मत नहीं छोड़ा. बाजूच्या बिराडातील काही कामे, आजूबाजू के एरिया में, घर में जाकर मेरे माँ काम करने लगी. तिने पैसे जमावण्याची सुरुवात केली. आजूबाजू के घरों में जाकर, एरिया में जाकर काम करके पैसा जमा करने की सुरुवात की. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली, उस समय उसके परिचय की एक स्त्री, माऊली कॉमन शब्द यूज़ करते, माऊली आइए होता है अर्थ, लेकिन एक स्त्री ने, माँ रूपी स्त्री ने मदद की. मदतीला धावली, म्हणजे मदद करने लगे. मदद के लिए मेरे माँ के पास आई आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली और मेरा ॲडमिशन का बंदोबस्त हुआ. तजवीज हो गई. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळामधले प्रवेश बंद झाले. जब तक मेरे एडमिशन का 21 रुपये का बंदोबस्त हुआ तब अच्छे नामांकित स्कूल, अच्छे स्कूलों का एडमिशन क्लोज हो गया. एडमिशन क्लोज हुआ, फुल हो गया. मुझे अच्छे हाई स्कूलों में एडमिशन नहीं मिला. अभी देखो पेज नंबर 28 में आखिरी ये 2 लाइन. अखेर युनियन हाईस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला. आखिर में यूनियन हाई स्कूल में मुझे एडमिशन मिला. गिरगाव के यूनियन हाई स्कूल में मुझे एडमिशन मिला. माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. माध्यमिक स्कूल का पहला क्लास शुरू हुआ. माध्यमिक स्कूल का पहला क्लास मेरा चालू हुआ. अनेक अडचणींमधून, अनेक स्ट्रगल करके मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतो. जैसे होगा वैसे मैं पढ़ाई करने लगा. जमेल तेवढा, जितना हो सके उतना अभ्यास करत होतो, करी रहा था. पढ़त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पड़ायची. लेकिन वो छोटे से रूम में वो जगह थी वो अधूरी हो रही थी मुझे पढ़ने के लिए. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. पढ़ाई करने के लिए इतना पूरक वातावरण नहीं था. मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो. लेकिन वही वातावरण में मैं जिद्दी से पढ़ाई करता रहा. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते, मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दी से अभ्यास करत राहिलो. वही वातावरण में मैं जिद्दी से पढ़ाई करता रहा आणि परीक्षेत चांगले यश मिळत गेले और एग्जाम्स में अच्छे गुण मिलते गए. मैं यश प्राप्त करता गया. या यूनियन हाईस्कूलमधले शिक्षक, इन यूनियन हाईस्कूल के टीचर्स, त्यांची सेवाभावी वृत्ती, उनका एक अच्छा नेचर
विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे। इंडियन हाई स्कूल के टीचर उनका सेवार्थ वृत्ति, अच्छा स्वभाव, निस्वार्थ वृत्ति से पढ़ाना उनका स्वभाव। विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे, बच्चों को पढ़ाते समय लगन से पढ़ाना, अच्छा पाठ करना, निरपेक्ष भावने ने कुछ लिए बगैर बच्चों को ये सेवा करना पढ़ाने का, केलेले मार्गदर्शन, बहुत अच्छा गाईड। त्यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला। उनके निस्वार्थ सेवा और गाइड मार्गदर्शन के वजह से मेरे स्कूल लाइफ का बेस पक्का तो हुआ ही है, तो मेरे जीवन का भी बेस पक्का हुआ। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ़ वाटू लागली और एजुकेशन के बारे में मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। मैं एक्साइट होने लगा और बड़े प्रेम भावना से मैं पढ़ाई करने लगा। अगले पैराग्राफ में जाते हैं बच्चों। आमच्या हाईस्कूलमध्ये दर शनिवारी, हमारे हाईस्कूल में हर शनिवार को चाचणी परीक्षा होते, टेस्ट एग्जाम्स। चाचणी म्हणजे टेस्ट घेण्यात येत असे। हर शनिवार को हमारे हाई स्कूल में टेस्ट लिया जाता था। चाचणी म्हणजे परीक्षा, टेस्ट, यूनिट टेस्ट। आमचं हाईस्कूलही गरीब होतं, हमारा हाईस्कूल भी गरीब था, त्यामुळं उत्तरपत्रिका घरूनच न्यावी लागायची। हमारा हाईस्कूल गरीब होने के कारण आंसर कॉपी को हमें घर से लेकर जाना पड़ता था। आंसर कॉपी, उत्तर पत्रिका घरून न्यावी लागत होती, घर से लेकर जाना पड़ता था। त्या वेळची तिची किंमत म्हणजे आंसर कॉपी की किंमत फक्त 3 पैसे, 3 पैसे, रुपये नहीं, हाँ 3 पैसे। उस समय एक आंसर कॉपी की किंमत 3 पैसे थी असायची। आपल्याला कदाचित पटणार नहीं, लेकिन आज वर्तमान काल के बच्चे शायद इनको ये बात पसंद नहीं आएगी, पटणार नहीं, पसंद नहीं आएगी। पण तेव्हा दर आठवड्याला, हर वीक आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करायला देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। लेकिन हर वीक में ये 3 पैसे जमा करने के लिए मेरे माँ के आँखों में आंसू आते थे, आंसू खड़े होते थे। कहाँ से, कैसे 3 पैसे जमा करेंगे, हर वीक में कहाँ से लाएंगे। आज ही हे आठवतं, आज भी मुझे वो 3 पैसे की बात याद आती है कि हर वीक में आंसर कॉपियों के लिए 3 पैसे इकट्ठा करना, मेरे माँ के आँखों में आंसू खड़ा होना कि माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। आज भी मैं वो याद करता हूँ तो मेरे रोमटे खड़े हो जाते हैं, बदन पे काटे आना म्हणजे रोमटे खड़े होना। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। पडेल ते काम केले, जो मिलेगा वो काम किया। कांग्रेस हाउस यानी कांग्रेस पक्ष का, कांग्रेस पार्टी का वहाँ कार्यालय था, ऑफिस था, कांग्रेस हाउस बोलते थे उसे। काही काम मिळणार आहे असं समजल्यावर एकदा ती तिकडे गेली। एक बार मालूम पड़ा, कांग्रेस पक्ष के कार्यालय से पता चला कि कुछ महिलाओं को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, असं समझा। ऐसा मालूम होने के बाद एक बार ती तिकडे गेली, एक बार वो कार्यालय में गेली, कांग्रेस पक्ष के कार्यालय में गई। रांगेत उभी राहिली, तकार में खड़ी रही, लाइन में खड़ी रही, तशीच ताटकळत इंतजार करते हुए। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं, लेकिन जब उसका नंबर आया तब उसे बताया गया कि फक्त 3री किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिले जाए। मतलब कि जो 3rd क्लास पढ़े हैं या उससे ज़्यादा पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं को ही काम दिया जाएगा। नौकरी छोड़ो बेटा, काम की बात है कि जो 3rd क्लास पढ़े हैं या उसके ऊपर पढ़े हुए हैं, सिर्फ उनको ही, या 3rd के नीचे जो पढ़े हैं उनको काम नहीं दिया जाएगा। काम उन्हीं को दिया जाएगा जो 3rd क्लास पढ़े हैं या उसके आगे पढ़े हैं, इनको ही काम दिलं जाईल, दिया जाएगा। हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली। ये सुनकर एक्चुअली वो बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो 3rd क्लास भी नहीं पढ़ी थी। घराकडं मागं फिरले, घर के तरफ पीछे रिटर्न गई, मना घर लौट कर आई। त्याच वेळी तिनं ठरवलं, उस समय उसने निश्चय किया
जब कांग्रेस कार्यालय में गई, उसे पता चला कि वहाँ औरतों को काम दिया जा रहा है। और जब पता चला कि जो 3rd क्लास पढ़े हैं और उसके आगे पढ़े हुए इनको ही ये काम दिया जाएगा, तब वो बहुत नाराज़ हो गई और पीछे नाराज़ होकर घर आई। तब उसने निश्चय किया, उस समय निश्चय किया, त्याच वेळी तिनं ठरवलं, उस समय निश्चय किया की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवेन, मेरे बेटे को बहुत पढ़ाऊंगी, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नाही। एज्युकेशन के शिवाय, कारण एजुकेशन के सिवाय या जगत मान नहीं, इस दुनिया में एजुकेशन के सिवाय मान नहीं। इस पर महात्मा ज्योतिबा फुले हमेशा कहते थे, एजुकेशन किया तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिला तो इंसान ज्ञान से बड़ा होता है, उसकी गरीबी दूर होती है। मराठी में कहते हैं, शिक्षण घेतलं की ज्ञान मिळते, ज्ञान मिळाले की गरीबी होते, ज्ञानाशिवाय माणूस मोठा होऊ शकत नाही। ज्योतिराव फुले हमेशा कहते थे, और इसकी माँ भी यही बोल रही है, कारण शिक्षणाशिवाय या जगत मान नहीं। माँ ने निश्चय किया उस समय, जब वो रिटर्न आई, जब उसे काम नहीं मिला, तब ठरवलं, निश्चय किया मन से कि मेरे बेटे को मैं पढ़ाऊँगी, बहुत, मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, बहुत पढ़ाऊँगी, कारण क्योंकि शिक्षणाशिवाय या जगत मान नहीं, एजुकेशन के सिवाय इस दुनिया में सम्मान नहीं है।